हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विज्ञान पाठ्य पुस्तक अध्याय 8, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, यानी इंग्लिश में इसमें कहें तो हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, हम इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझेंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है, और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हैं हमारे अध्याय तरफ। क्या कहा गया है, पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों के से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से ठोकर लगने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजन न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, तथा हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की व्यवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है, और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्रायः देखते हैं या महसूस करते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगने पर क्या होता है। यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु की गति देने की युक्तियां हैं। चित्र 8.1 हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिणाम बदलने, अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह भी जानते हैं कि किस बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार आकृति इसकी बदली जा सकती है। चलते हैं आगे। 8.1 संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 8.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे एक्स और वाई पिंड के विपरीत क्षणों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे एक्स को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे बाएं को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं, तथा यह गति की व्यवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिसमें विभिन्न परिणाम के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड को खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल
उसे गति प्रदान करता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। चित्र 8.4। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच में उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है, और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र 8.4 बी में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं, लेकिन बक्सा फिर भी नहीं खिसकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण बल अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा जोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है। चित्र 8.4 सी। यह असंतुलित बल का कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, पेडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पेडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल, विराम तथा घर्षण संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके वेग में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है, और उसकी गति या गति की दिशा तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट कराऊंगा, गति का प्रथम नियम। ठीक है ना। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।